नमस्कार दोस्तों, आपने जो हमारे स्विट्ज़रलैंड सीरीज़ के वीडियो को जो इतना प्यार दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, मैंने जब वीडियो बनाए थे या मैंने जब वीडियो अपलोड किए थे उसके बाद मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स आए, काफ़ी सारे सवाल आए कि आपने कैसे वीज़ा लिया, आपने वहाँ पे कैसे ऑर्गेनाइज़ किया, कहाँ से टिकट ली, क्या टिकट ली, कौन सी टिकट ली, कहाँ होटल लिया, कैसे होटल लिया, आपका टोटल खर्चा कितना रहा। तो ये सारे सवालों के जवाब मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे देना चाहूँगा। तो फिर भी अगर कोई सवाल रह जाते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। कोशिश करूँगा कि वो भी आपको जवाब मैं कमेंट के द्वारा दे दूँ। शुरू करते हैं इस वीडियो को। मैं आज इस वीडियो में आपको ये सारे सेगमेंट कवर करूँगा। कोशिश करूँगा कि ये सारे सेगमेंट को मैं शॉर्ट और सिंपल रखूँ ताकि ये वीडियो बड़ा भी ना हो और आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँ। सबसे पहला सेगमेंट अगर हम लें तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है वीज़ा। आपको लेना होता है स्विट्ज़रलैंड जाने के लिए शेंगन वीज़ा। स्विट्ज़रलैंड वीज़ा के एप्लीकेशन के लिए आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए और इसको ऑर्गेनाइज करना होता है। और सबसे पहला होता है वीज़ा का फॉर्म। ये आपके स्क्रीन पर इसका नाम आ रहा है। साइड पे आप जाकर फॉर्म आपको भरना होता है। आपका पासपोर्ट आपके हाथ में होना चाहिए और एक एक डिटेल आप पासपोर्ट के अकॉर्डिंग आप भर सकते हैं। वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद उसके बाद आपको तैयार करना होता है आपका कवरिंग लेटर। कवरिंग लेटर में आपको मेंशन करना होता है कि आप कहाँ जाने वाले हैं, कितने दिन के लिए जाने वाले हैं, आपका रहने का अरेंजमेंट कैसा है, यानी बेसिकली एक आइटनरी आपको बनानी होती है। देखिए, आइटनरी का एक सिंपल आइडिया मैं आपको दे सकता हूँ। आप कोई भी मेक माई ट्रिप या मैं किसी वेबसाइट को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, ये एक आइडिया के लिए बता रहा हूँ। आप कोई भी ट्रैवल एजेंसी की वेबसाइट पे जाइए, वो उनका एक ऑलरेडी बना हुआ आइटनरी होता है। आप उसको ही कॉपी करके भेज देंगे तो भी आपको चलेगा। लेकिन अगर आपके पास कोई अपना आइटनरी है जो आप फॉलो करना चाहते हो तो वो इस तरह से ऑर्गेनाइज कीजिए कि उनको झूठ नहीं लगना चाहिए। ठीक है। दूसरा ये हो गया आपका फ़्लाइट और होटल बुकिंग। फ़्लाइट और होटल बुकिंग आपको ऐसा रखना है जो रिफंडेबल हो। फ़्लाइट भी रिफंडेबल बुक हो जाती है, थोड़ा पैसे एक्सपेंस ज़्यादा लगते हैं, लेकिन वो आपका वीज़ा रिजेक्ट होने के बाद, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन उसके बाद आपको काम आता है आपका रिफंड में। और ऐसे ही होटल बुकिंग का, होटल बुकिंग्स में आप जितनी वेबसाइट है, जैसे बहुत सारी वेबसाइट हैं, जैसे आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, booking.com है, अगोड़ा है, गोवा एमबीबीओ है, ये लोग एडवांस लिए बगैर आपको होटल की रिसिप्ट दे देते हैं, जो कि आप बाद में कैंसिल कर सकते हैं। अगर आप जॉब कर रहे हैं या आप बिजनेस कर रहे हैं, आपका सबसे इंपॉर्टेंट होता है कवरिंग लेटर और उसके बाद होता है बैंक स्टेटमेंट। आपके पास बैलेंस कितना बचा है, क्योंकि एक दिन का वहाँ पर 100 से 150 फ्रैंक आपका खर्चा होता है। तो इतना बैलेंस आपके पास है, जैसे आपने 7 दिन का आइटनरी बनाया है तो 7 दिन तक आप इतना सर्वाइव कर पाओगे, वो उनका ज़रूरी कंसर्न होता है। उसी के लिए लोग बैंक स्टेटमेंट मांगते हैं। तो 3 महीने का बैंक स्टेटमेंट आपका ऐसा नहीं होना चाहिए कि कल ही मैंने बैलेंस कर दिया और मैंने प्रिंट निकाल दिया। आपका रेगुलर एक फंड्स होना चाहिए। तो यही चीज़ 3 महीना सैलरी स्लिप भी लगता है। और बिजनेस अगर आप सैलरीड हैं तो आपके पास सैलरी स्लिप लगेगा, आपका एचआर का कॉपी लगता है, एनओसी, और आपकी कंपनी का प्रोफाइल लगता है। ठीक है। अगर आप बिज़नेस करते हैं तो आपका बिज़नेस का प्रोफाइल लगेगा, जीएसटी नंबर या टिन नंबर जो भी आपके पास अवेलेबल। दूसरा आपका बैंक स्टेटमेंट लगता है 6 महीने का। इसके बाद आपका लगता है आईटीआर 3 साल का। तो ये सारी चीज़ें बिजनेस के लिए लगता है, ये सारा जॉब के लिए लगता है। ये दोनों की स्क्रीन पर आ रहे हैं। इसके अलावा आपका पासपोर्ट फ़ोटो जो हो रहा है वो 35-40 सेंटीमीटर का होना चाहिए, जिसमें आपका चेहरा पूरा दिखा है कान के साथ। दूसरा, ये 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपके पास जो पासपोर्ट है वो आपका 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। दूसरा, उसमें 2 ब्लैंक पेज होने चाहिए ताकि उसमें स्टैम्प लग सके। और इसी के साथ साथ अगर आपका ट्रैवल हिस्ट्री वाला पासपोर्ट है, यानी जहाँ पे आप बहुत ट्रैवल कर रहे हैं वो भी डिफाइन होता है, तो पुराना पासपोर्ट जितना भी है नाम जो, वो भी आपको रखना होता है साथ। फिर भी अगर आपको कोई वीज़ा में दिक्कत आए तो कमेंट पे आप डाल दीजिएगा। तो मेरे पास, जो मैं मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने जिसके थ्रू वीज़ा कराया था मैं उसका नंबर आपको रेफरेंस दे सकता। अब वीज़ा के लिए आपने एप्लीकेशन दे दी है, अब आपको रुकना है आपका वीज़ा आने के लिए। जो भी दिन लगे, 10 दिन 15 दिन इनका प्रोसीजर होता है। वीज़ा आने के बाद लोग तुरंत बुकिंग करना चालू कर देते हैं, होटल्स की, फिर फ़्लाइट्स की। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा आप ये ना करें। सबसे पहले आप एक छोटा सा आइटनरी बना लीजिए कि आपको कहाँ जाना है। अगर आप स्विट्ज़रलैंड में जाना चाहते हैं तो स्विट्ज़रलैंड में, अगर आप लैंडस्केप जाना चाहते हैं तो वहाँ पे भी जा सकते हैं, अगर आप पीक्स पे जाना चाहते हैं तो वहाँ पे भी जा सकते हैं। तो दोनों में आपको डिसाइड करना है कि कहाँ है। और जो रियल ब्यूटी है स्विट्ज़रलैंड की, वो पीक्स में है। स्विट्ज़रलैंड एक बहुत ही खूबसूरत देश है जहाँ पर आपको बहुत सुंदर जगह देखने के लिए मिलती है। अगर ये मैप अगर आप देखें, वहाँ पर जो लाइट कलर है वो लो हिल एरिया है और जो डार्क ग्रीन दिखा रहा है वो हाई हिल एरिया है।
तो ये हिसाब से आप डिसीजन लेने में आपको हेल्प मिल सकती है कि आपको कौन सा सिटी जाना चाहिए घूमने के लिए। अगर शुरुआत करें तो आप सबसे पहले लैंड होते हैं ज़ुरिक में, जो स्विट्जरलैंड का इकोनॉमिकल कैपिटल है। आपको यहाँ पर मॉडर्निटी और हिस्टोरिकल चार्म दोनों देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर बहुत सारे म्यूजियम आपको देखने के लिए मिलते हैं, आर्ट गैलरीज देखने के लिए मिलता है, और यहाँ पर बहुत सारी शॉपिंग स्ट्रीट है जहाँ पर आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं। ज़्यूरिक में ये सारी चीज़ें हैं जो आप देख सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे लूसन की। लूसन सबसे ज़्यादा इंटरनेट पे अगर कोई पिक्चर्स आपको मिलती है देखने के लिए तो वो है लूसन सिटी की। यहाँ पर बहुत सारा लीक है, एड्स है, जो आप आंखों देख भरोसा ही नहीं कर पाओगे। यहाँ पर आपको कैपल कर ब्रिज मिलता है, फिर लायन मॉन्यूमेंट है। इसके अलावा ये सारे अट्रैक्शन यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलते हैं। इसके बाद हम चलते हैं इंटरलाकन। इंटरलाकन ये डेस्टिनेशन आपके लिए परफेक्ट है एल्प्स को देखने के लिए। यहाँ पर एल्प्स होने की वजह से यहाँ पर पैराग्लाइडिंग भी आपको मिलती है, स्काइंग भी मिलता है, यहाँ पर बंजी जंपिंग भी आप कर सकते हैं, यानी बहुत सारी एक्टिविटी कर सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पर एक जुंगफ्राउ रीजन है जहाँ पर आपको बहुत मज़ा आएगा और ये डेफिनेटली आपको करना चाहिए। यहाँ पर ग्रिंडलवाल्ड है, यहाँ पर शिल्टॉन भी है इंटरलाकन के पास, यहाँ पर लॉटरब्रोन है, यानी बहुत सारी ये गांव के नाम है जो यहाँ से नज़दीक पड़ते हैं। इंटरलाकन में ये सारी चीज़ें आप यहाँ से कवर कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो हम जाते हैं ज़र्मेट में। ज़र्मेट में आपको मिलता है मैटरहॉर्न ग्लेशियर पैराडाइज, ये सबसे फेमस है और यहीं पर आपको ज़र्मेट टाउन देखने मिलता है जो कार्बेट टाउन है, और बहुत सारे मॉन्यूमेंट है यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद और एक सिटी आती है बर्न। बर्न स्विट्जरलैंड का कैपिटल सिटी है। यहाँ पर आपको मेडिवल आर्किटेक्चर, कोवलस्टन स्ट्रीट और ज़ाइट टॉगलिक टॉक टावर यहाँ पर जाना चाहिए, और ये सारी चीज़ें भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद हम जाते हैं जिनेवा। यहाँ पर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज सीट होने की वजह से ये एक कॉस्मोपॉलिटिशन सिटी है। यहाँ पर आपको बहुत सुंदर झील देखने के लिए मिलती है, जेनीवा लेक। यहाँ पर ये सारे अट्रैक्शन आप कवर कर सकते हैं। उसके बाद मॉन्टारेक्स है, लुसान है, स्विस नेशनल पार्क है, फिर आप सेंट गैलन जा सकते हैं, बैसल है, यानी काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। लेकिन आपको डिसीजन लेना आपको कहाँ जाना है। हर इंडिविजुअल जगह पर आप ये सारी चीज़ें घूम सकते हैं। अगर आपको बहुत कंफ्यूजन है आइटनरी को लेके तो आप ब्लाइंडली जो हमने आइटनरी फॉलो की वो फॉलो करेंगे और 7th डे आप स्विट्ज़रलैंड से वापस इंडिया के लिए जाएंगे तो आप मैक्सिमम जगह आप कवर कर सकते हैं। अगर आप वो फॉलो नहीं करना चाहते कोई बात नहीं, आप उसमें से 2-4 चीज़ें 2-3 दिन आप निकाल के कुछ अपना ऐड करके भी आप आइटनरी बना सकते हैं। तो हमारी जो वीडियो है उसमें जो आइटनरी है उसका बेनिफिट आपको ये मिल सकता है कि आपको कहाँ नहीं जाना है और कहाँ आपको जाना चाहिए। और अगर आपको ऐसा लगे कि यहाँ मुझे नहीं जाना है तो वो दिन आप स्किप करके कुछ अपना ऐड कर सकते हैं। तो ये आइटनरी आपकी हेल्प हो जाएगी। जब ये सब ऑर्गेनाइज हो जाए या आपने प्लान कर लिया कि नहीं मुझे अभी ये जगह इतना दिन मुझे रुकना है, उसके बाद आपको करनी है बुकिंग। पहले आपको करना है फ़्लाइट बुकिंग। फ़्लाइट बुकिंग अगर आप करते हो तो आपको ये भी चेक करना है कि कौन सी कितनी कनेक्टिविटी फ़्लाइट है। तो फ़्लाइट बुकिंग में मैं आपको एक 2-3 वेबसाइट बताऊंगा। एक तो है ये skyscanner.co.in या skyscanner.com। उसके बाद आती है गूगल फ़्लाइट। तो यहाँ पे आपको डालना है इंडिया टू यूरोप। तो यूरोप में स्विट्ज़रलैंड जैसे ही आप डालते हो तो स्विट्ज़रलैंड में सबसे सस्ती फ़्लाइट कौन सी है वो आपको बता देगी। तो वहाँ पर आप अपना पैसे बचा सकते हो। कनेक्टिविटी फ़्लाइट लेते हो तो थोड़ा सस्ती पड़ती है, डायरेक्ट फ़्लाइट लोगे तो महंगी पड़ेगी। वो आपको डिसीजन लेना है जैसा आपका बजट बोले। इसके बाद आता है आपका होटल बुकिंग। होटल बुकिंग के लिए मैं रिकमेंड करूँगा booking.com, agoda.com और एयरबीएनबी। ये तीनों से ही मैंने बुकिंग किया था और तीनों में ही मुझे मज़ा आया। अगर आप सिंगल ट्रैवलर हैं तो आप हॉस्टल बुक कर सकते हैं। अगर आप कपल जा रहे हैं तो हॉस्टल बुक करने का कोई सेंस नहीं बनता है, क्योंकि थोड़ी प्राइवेसी आपको मिले उसके लिए आप 3 स्टार होटल बुक कर सकते हैं जो आपको थोड़ी प्राइवेसी भी मिले, भले शेयर्ड बाथरूम हो लेकिन आपको बजट में मिल जाएगा। तीसरा फैमिली के साथ है तो आप होटल ही नेचुरली बुक करना रहेगा। और होटल अगर पहले सर्च कीजिएगा कि ब्रेकफास्ट इंक्लूड है कि नहीं, क्योंकि ब्रेकफास्ट अगर इंक्लूड होता है तो आपको वहाँ पे खर्चा कम होता है। ये चीज़ हो गया होटल बुकिंग का। अब वहाँ पे आता है ट्रांसपोर्टेशन। स्विस में पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा है, बढ़िया है। आपको कहीं भी चलना नहीं पड़े, इतना बढ़िया है। उन लोग आपको जो पीक होता है उसके वहाँ तक आपको लेके जा सकते हैं। यानी आपका जो पीक अगर कहीं भी जैसे ज़र्मेट जाना है तो ज़र्मेट तक आप जैसे ज़र्मेट से वहाँ तक के लिए टास स्टेशन तक के लिए आपको बस मिल जाएगी।
वहाँ से ऊपर तक केबल कार है, यानी आपको कहीं भी चलना नहीं होता है। ट्रांसपोर्टेशन के लिए ये 2 ऐप आपकी बहुत हेल्प करेगा। एक तो है SBB ऐप और दूसरा है गूगल मैप। SBB ऐप में एक्यूरेट होता है और सबसे अच्छा चीज़ होता है उसमें से आप टिकट भी निकाल सकते हैं। और इसी चीज़ में गूगल ऐप में भी आपको सबसे अच्छा पॉइंट ये रहता है कि गूगल ऐप में आपको रास्ता दिखाएगा। तो दोनों ऐप सही है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों में आप कर सकते हो। अगर आपको ये टिकट निकालने की झंझट से बचना है कि आपको बार बार टिकट नहीं निकालना है, तो उसके लिए एक ऑप्शन आता है स्विस पास। वहाँ बहुत सारे पास है, लेकिन हम इंडियंस को कन्फ्यूज़ नहीं होना है। आपको वहाँ पे 2 डे 3 डे जो स्विस की जो वेबसाइट है, जो डिस्क्रिप्शन आ रहा है और आपको स्क्रीन पर भी आ रहा होगा, ये स्क्रीन पे आप जाएंगे तो जितना डे का आपको घूमना है, जैसे आपको 3 माउंटेन डी पिक करना है तो 3 दिन का आप ले सकते हैं, 2 माउंटेन पिक करना 2 दिन का लीजिए। जितना ज़्यादा दिन का लोगे उतना सस्ता पड़ता है। मैंने 8 दिन का लिया था तो मुझे बहुत रीज़नेबल पड़ गया था क्योंकि मैं बहुत ट्रैवल किया था। अगर आप स्विस पास लेते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, टिकट लेने की जो मगजमारी होती है या जो तकलीफ होती है वो आपको नहीं लेनी पड़ेगी। तो स्विस पास में ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। स्विस पास में और एक चीज़ है, वहाँ पर आपको 500 म्यूज़ियम जो होते हैं स्विट्ज़रलैंड में वो सारे फ्री हैं, उसकी एंट्री फ्री है। तो ये स्विस पास का USP है। एक बेनिफिट ये होता है कि आपको 50% डिस्काउंट भी मिलता है कुछ कुछ माउंटेन पिक्स पे, कहीं कहीं 25% मिलता है। लेकिन अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हो तो स्विस पास के साथ साथ आप कार भी ऑप्शन ले सकते हो, क्योंकि कार स्विस पास से ज़्यादा सस्ती पड़ती है। लेकिन 50% आपको हाफ फेयर कार्ड लेके आप उसका भी बेनिफिट ले सकते हैं। तो स्विस पास के लिए बहुत बड़ा डिटेल वीडियो बनाना पड़ेगा। इस शॉर्ट में मैंने आपको बताया, बाकी इसकी वेबसाइट पे आप जाइएगा। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, तो मैं आपको हेल्प करवा दूंगा या मैं आपको उसका रिप्लाई दे दूंगा। ये हो गया अभी हमारा ट्रैवलिंग पार्ट। अब वहाँ पर आपको लेके जाना होता है पैसा। पैसे में आपके पास कार्ड होना चाहिए, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड। अब आपको ये ध्यान देना है कि आपका इंटरनेशनल जो ट्रांजैक्शन है वो दोनों कार्ड में एक्टिवेट होना चाहिए, यानी कॉन्टैक्ट लेस जो होता है चिप वाला वो हो तो ज़्यादा अच्छा है। और कुछ कैश लेके जाइएगा, क्योंकि कहीं कहीं अगर आपको दिक्कत हो तो कैश आपको कहीं ना कहीं तो काम आता ही है, और एक सुवीनियर हो जाएगा कैश भी आपके लिए। और कैश का वहाँ पे 1 फ्रैंक का जो है गूगल में अगर आप चेक करते हो तो आपको पता चले 1 फ्रैंक का कितना रुपीज़ होता है। तो इसी अकॉर्डिंग आपको जैसे आपके कार्ड में कितना फंड्स है, आपको कितना ले जाना है, वो ऑर्गेनाइज करके आप फंड्स कैरी कर सकते हैं। अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हो तो आपको ये ध्यान देना है कि इसमें मार्कअप फी लगता है, क्योंकि मार्कअप फी 2% लगता है। अगर आपने लाख रुपये खर्चा किया तो आपका 2000 रुपये खाली मार्कअप फीस में जाएगा, प्लस 18% GST। तो ये भी एक रहता है। तो कार्ड भी आप चेक कर सकते हो कि कौन सा कार्ड आप ले जा रहे हो। ये तो हो गई फंड्स की बात। कब जाना चाहिए घूमने के लिए? देखिए, घूमने का इसमें बहुत ही एक वैलिड है, आपको घूमने कब जाना है। देखिए, घूमने के लिए आप जनवरी से लेकर दिसंबर तक जा सकते हैं, लेकिन हमारे लिए जो सबसे बेस्ट टाइम होता है वो है मार्च से लेके अगस्त सितंबर तक। उसके बाद जो वहाँ का टेम्परेचर होता है, जो वहाँ का क्लाइमेट होता है, वो हमारे झेलने जैसा नहीं होता है। और इसी टाइम पे जो होटल्स हैं, प्लेन्स के सारे बुकिंग्स बहुत हैवी होते हैं। यानी जैसे जैसे आप मार्च से लेते जाएंगे वैसे सितंबर तक, वैसे वैसे होटल की बुकिंग हाई होते जाएंगे, फिर नीचे होते जाएंगे। यही चीज़ अप्लाई करती है डे लाइट में। यानी जैसे जैसे आप मार्च की तरफ जाएंगे वैसे डे लाइट बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे नीचे आएगा वैसे डे लाइट कम होता जाएगा। तो इसी आपको अपने हिसाब से प्लान करना है कि आपको क्या घूमना है, कैसे घूमना है, कितना टाइम तक आप घूम सकते हो। मैं गया था जून में, तो मुझे डे लाइट बहुत मिला था। मेरे काफ़ी सारे वीडियो में आपने देखा होगा कि दिन में ही हम लोग होटल पहुंच जाते थे, यानी उजाला रहता तभी हम लोग होटल पहुंच जाते थे, क्योंकि उस समय डे लाइट बहुत ज़्यादा था जून में। तो हमें बहुत मज़ा आया था। मैं डे लाइट रिकमेंड करता हूँ, डे लाइट ज़्यादा हो तो आप ज़्यादा घूम सकते हो। अच्छा, कपड़े में जो तैयारी है उसकी लिस्ट आपको मैं यहाँ पे स्क्रीन पे आ रही होगी। कपड़ों में और बाकी जो तैयारी करनी होती है, थोड़ा बहुत नाश्ता, ये सब आपको ये लिस्ट में ध्यान रखना है। और मैं मुझे बताऊंगा कि कुछ लेयर्स के हिसाब से कपड़े पैक कीजिएगा। जैसे अगर आप बर्फ़ में जा रहे हैं तो आपके पास शूज़ ऐसा होना चाहिए जो वाटर प्रूफ हो। अगर आप नॉर्मल लैंडस्केप में जा रहे हैं तो नॉर्मल जो शूज़ है वो भी चलेंगे। नया शूज़ मत लेना, नया शूज़ आपको उसको पुराना करने में ही आपका पाँव दुख जाएगा। तो कोशिश कीजिए कि आप शूज़ बहुत 1-2 महीने से पहन रहे हो वो लेके जाओ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, या तो आपका पाँव में बहुत दुख होगा। हम लोग नया शूज़ लेके गए थे, हमारा 2-3 दिन तो बहुत पाँव दुखा था। ठीक है, तो वो थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। और क्लोथ्स में लेयर्स के हिसाब से लेके जाइए। जैसे एक लेयर पहना, उसके बाद दूसरा लेयर पहना, उसके बाद तीसरा लेयर पहना, ऐसे करके आप लेयर्स के हिसाब से पहनेंगे तो आपको दिक्कत कम आएगा।
बाकी आपने जैसा प्यार मेरे वीडियो को दिया वैसा ही प्यार आगे वाले वीडियो को भी देते रहिएगा। मेरा जो एक्सपेंस था, टोटल एक्सपेंस अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरा पूरा डिटेल एक्सपेंस मैंने पर डे के हिसाब से पूरा 7 दिन का दिया हुआ है। तो मेरा जो रफली कॉस्ट था उसमें अगर खाली टिकट, एयर टिकट का चार्ज और वीज़ा का चार्ज ऐड करूँ तो लगभग मेरा आपको पूरा चार्ज आप खुद ही निकाल। हमारा आने जाने का जो एक्सपेंस था फ़्लाइट का, दोनों आना और जाना मिला के कुछ 1.5 लाख के आसपास हुआ था। 1,47,000 था, जिसमें मेरी वाइफ की आने जाने की टिकट आ गई थी। वीज़ा के लिए हमने खर्चा किया था 40,000 रुपीज़, जिसमें मैंने एक एजेंट के थ्रू कराया था। तो वीज़ा में आप एजेंट थ्रू बुकिंग कराओ तो आपका जो रिजेक्ट होने के चांसेस है बहुत काफ़ी कम हो जाते हैं, कि हमें पता नहीं होता है कि क्या फॉर्म में एक्स्ट्रा आया है, क्या एडिशनल और जानकारी उनको चाहिए अगर आप अपडेटेड नहीं हो तो। और एजेंट जो होते हैं अपडेटेड होता है। तो आपको 147 मेरे 7 डेज़ में ऐड कर लेना है, जो ये 7 डेज़ के खर्चे हैं, प्लस 147 मेरे फ़्लाइट का, 40,000 हमारा जो था इंश्योरेंस, जिसमें इंश्योरेंस भी आ गया, वीज़ा फ़ी भी आ गई, कवरिंग चार्ज सब आ गया, ये टोटल चार्ज आ गया। मेरा जो टोटल खर्चा रहा वो आपके स्क्रीन पर आ रहा है, इतना टोटल मेरा खर्चा हुआ। तो बहुत महंगा स्विट्ज़रलैंड, ऐसा मत सोचिए कि सस्ता है, लेकिन अगर आप सस्ता करना चाहते हो तो को माउंटेन पीक आप मैंने सारे माउंटेन पीक जाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ माउंटेन पीक्स आप जाइए, बाकी लैंडस्केप देखिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ जितने सारे कमेंट के जो सवाल थे, जो मेरे व्यूवर्स के सवाल थे, वो मैं इसका जवाब दे पाया। फिर भी अगर कुछ रह जाता तो मुझे क्षमा कीजिएगा, और कोशिश करूँगा अगले वीडियो में मैं आपको उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा, या कमेंट कर दीजिएगा तो मैं तुरंत आपको जवाब दे दूँगा। तब तक के लिए बस यही रिक्वेस्ट करूँगा कि लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और मुझे मोटिवेट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा।